हेलो बच्चों, प्रणाम। आज काफी दिनों बाद फिर से आप और हम लोगों की मुलाकात हो रही है। अब तो आप मेरा परिचय समझ चुके हों। मैं विनोद थपलियाल, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, राजकीय इंटर कॉलेज सेलाकुई, देहरादून। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे इससे पहले कि रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अभिक्रियाएं, और रासायनिक अभिक्रियाओं में भी मैंने आप लोगों से जो है दो प्रकार बना, किस प्रकार से रासायनिक समीकरण क्या चीज है, रासायनिक अभिक्रिया क्या चीज है, और उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं। ठीक हो गया। और अब हम पढ़ रहे थे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, और उन प्रकार में भी हमने दो प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ लिए थे। तो चलो हम लोग फिर से आपके साथ चर्चा करते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। थैंक यू। जो हम पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, दो प्रकार की अभिक्रियाएं हम पढ़ चुके थे, संयोजन और वियोजन अभिक्रिया। संयोजन और वियोजन अभिक्रिया। संयोजन, जहां पर अब एक बार मैं थोड़ा सा फिर से आपसे रिवाइज कर लूं, थोड़ा आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि संयोजन हमने कहा था कि दो या संयोजन अभिक्रिया किसको कहा था हमने, कि जहां पर दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। माना जैसे ही हमने ये कहा था, माना कोई A प्लस बी, ये बात हमारी पहले हुई थी कि जो पदार्थ अभिक्रिया करते हैं उनको कैसे पदार्थ बोलते हैं, अभिकारक। और कैसा उत्पाद बनाते हैं, क्या, एकल उत्पाद। माना इस ढंग की कोई अभिक्रिया है तो इस जगह को जब दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम कैसे अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया हम किसको कहते हैं, कि एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाए। इसके ठीक उल्टा अगर हम कहें कि हमारे पास हम कह रहे हैं कि वियोजन अभिक्रिया, एक अभिकारक, माना एक अभिकारक A है और ये क्या हो गया, एक या एक से अधिक उत्पाद में अधिक उत्पाद में बदल जाए, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कैसी अभिक्रिया कहते थे, वियोजन अभिक्रिया। और हमने कहा भी था कि वियोजन अभिक्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार से होती है, 3 प्रकार से होती है। और कौन कौन सी बात करी थी हमने इसमें बात की थी ऊष्मीय वियोजन की बात की थी, ऊष्मीय वियोजन की बात की थी हमने प्रकाशीय वियोजन की बात की थी, प्रकाशीय वियोजन की बात हमने करी थी। ठीक हो गया। और तीसरे प्रकार की जो हमने बात की थी वो हमने की थी विद्युत वैद्युत वियोजन की बात की थी। हमने किसकी बात की थी, हमने वैद्युत वियोजन की बात की थी, वैद्युत वियोजन की बात की थी, वैद्युत वियोजन की बात। इतनी चर्चा हम लोगों की हो गई थी कि देखो अब वियोजन हम इस एकल पदार्थ को इन 3 विधियों से, या तो उसको ऊष्मा दे करके, या प्रकाश के द्वारा ऊष्मा दे करके, या विद्युत के द्वारा, इसका हम क्या कर सकते हैं, इस एकल पदार्थ को दो या दो से अधिक उत्पाद में तोड़ सकते हैं। अब बच्चों, अब हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, या नेक्स्ट तीसरे प्रकार की जो अभिक्रिया जिस पर हम चर्चा करेंगे, वो है हमारे पास अब विस्थापन अभिक्रिया। अब हमारे पास है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया तीसरे प्रकार की जो अभिक्रिया अब हम बात करेंगे, तीसरे प्रकार की अभिक्रिया में जो है विस्थापन अभिक्रिया। अब देखो, विस्थापन अभिक्रिया, इसको कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो तीसरे प्रकार के हमारे पास अभिक्रिया जिसके हम आज चर्चा करेंगे, वो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया। तो देखो, तो विस्थापन अभिक्रिया,
तो इसके विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखो देखो, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को, देखो इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। अब देखो, इसमें एक चीज हमने पिछले वाले चैप्टर में जब हमने धातु पढ़े थे और धातुओं का गुण भी पढ़ा था, और उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी कि तत्वों की क्रियाशीलता पढ़ा था। तो तत्वों की क्रियाशीलता में जैसे हमने बात करी थी कि जो कम क्रियाशील तत्व हैं, ठीक है ना, जो क्या है, कम क्रियाशील तत्व हैं, वो क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा उनके यौगिक से विस्थापित हो जाते हैं। अब यहां पर भी एक उदाहरण देके आपको क्लियर करता हूं। देखो, अब कह रहे हैं इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो देखो बच्चों, अगर हमने देखो ये Fe आयरन लिया, और आयरन हमने कहा था ना कि हम जो इक्वेशन लिखेंगे, रासायनिक समीकरण लिखेंगे, उसकी भौतिक अवस्था को भी व्यक्त करते हैं। तो आयरन कैसा था? आयरन सॉलिड। और आयरन का हमने जो है अभिक्रिया करवाई CuSO4, इसका एक्वस विलयन है ये, जिसको हम कहते हैं जलीय विलयन। तो ये क्या बन जाता है? देखो, ये बन जाता है FeSO4 प्लस Cu। तो देखो, इसको मैं इसका नाम लिख देता हूं, इसको कहते हैं कॉपर सल्फेट। और ये कॉपर सल्फेट किस में बदल गया? लोहे के सल्फेट में, या इसको हम कहेंगे आयरन सल्फेट में बदल गया, आयरन सल्फेट। तो देखो बच्चों, मैंने आपसे जब क्रियाशीलता की बात करी थी, तो हमने कहा था कि Fe अधिक क्रियाशील है, किससे? कॉपर से। कॉपर जो एक Cu है, ये क्या है? कम क्रियाशील धातु है। कैसी धातु है ये? कम क्रियाशील धातु है, कॉपर। और जो ये आयरन है, ये कैसी धातु है? ये अधिक क्रियाशील धातु है। ये कैसी धातु है? अधिक क्रियाशील धातु है। अधिक क्रियाशील, ये कैसी धातु है? अधिक क्रियाशील धातु है। तो हम क्या कह रहे हैं? विस्थापन अभिक्रिया हम किसको कहेंगे? कि हम कह रहे हैं कि यहां पर देखो, हम कह रहे हैं ना कि जहां पर कम क्रियाशील तत्व को, ये अधिक क्रियाशील तत्व है, ये अधिक क्रियाशील तत्व है, और ये कम क्रियाशील तत्व है। तो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता। तो यहां पर देखो, ये जो CuSO4 है, तो इस Fe ने इस Cu को, देख रहे हैं आप, यहां पर ये Cu यहां अलग हो गया, तो इस Cu को इसके यौगिक, कौन सा यौगिक था इसका? कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट से इसको क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। तो देखो, क्यों किया? क्योंकि हमारे पास जो आयरन था, ये अधिक क्रियाशील है, किसके? उसमें कॉपर के सापेक्ष अधिक क्रियाशील है। लेकिन अगर यही अभिक्रिया इस ढंग से होती, Cu हमारे पास क्या है? सॉलिड है, प्लस FeSO4, और ये हमारे पास कैसा विलयन है? एक्वस विलयन है। तो देखो, हम विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। लेकिन यहां पर देखो, जो Fe है, ये कॉपर से अधिक क्रियाशील है। कैसा है ये? अधिक क्रियाशील है। अधिक क्रियाशील तत्व है कि नहीं है?
तो क्या ये कॉपर इस आयरन को इसके यौगिक से विस्थापित कर सकता है? नहीं, ये विस्थापित नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो ये आयरन है ये अधिक क्रियाशील है, किससे? कॉपर से। और हमेशा विस्थापन अभिक्रिया कब होती है? जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से प्रतिस्थापित कर देता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कैसे अभिक्रिया कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसी रिएक्शन कहते हैं इसको? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब अगले प्रकार की जो हमारे पास अभिक्रिया है वो है हमारे पास द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब देखो दूसरी प्रकार की जो अभिक्रिया है हमारे पास वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब किसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया? इसकी पहले एक बार मेरे साथ परिभाषा लिखेंगे सब लोग और फिर हम इस पे चर्चा करेंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो देखो, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच, दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। आयनों के आदान प्रदान से होता है। आदान प्रदान से होता है। अब देखो क्या कह रहे हैं परिभाषा, देखो पहले इसको समझो। परिभाषा क्या कह रही है? क्या कह द्विविस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं हम? तो देखो, द्विविस्थापन अभिक्रिया हम किसको कहते हैं? उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। अब देखो कैसे होता है बच्चों, मैं समझाऊं तुमको जरा। हमारे पास एक अभिक्रिया है, माना Na2SO4। इस अभिक्रिया को समझेंगे जरा हमारे साथ। यह अभिक्रिया हमारे पास Na2SO4, यहां देखो Na2SO4, ठीक है। और कैसा विलयन है ये? एक्वस। सभी लोग समझते हैं ना, जो जलीय विलयन बनता है उसको हम कैसा विलयन लिखते हैं? एक्वस विलयन। या इसको हम कह सकते हैं कि ये सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन है। और इसकी अभिक्रिया हमने किससे करवाई? इसकी अभिक्रिया करवाई हमने बेरियम क्लोराइड से, BaCl2 से। BaCl2 इसकी अभिक्रिया करवाई हमने बेरियम क्लोराइड से। तो ये भी कैसा विलयन है? एक्वस विलयन है। कैसा विलयन है? ये भी एक्वस विलयन है। तो ये क्या बनाता है? देखो, ये बनाता है बेरियम सल्फेट, BaSO4, बेरियम सल्फेट सॉलिड होता है, प्लस ट्वाइस NaCl, ये भी कैसा होता है? सॉलिड होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां पर आप लोग समझ गए। अब हम बता, देखो मैं इनका नाम भी लिख देता हूं। ये क्या है? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट है। और इसकी अभिक्रिया हमने किससे करवाई? बेरियम क्लोराइड से। किससे करवाई? बेरियम क्लोराइड से इसकी अभिक्रिया करवाई हमने। बेरियम क्लोराइड से इसकी अभिक्रिया करवाई हमने। तो इसने क्या बनाया? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। इसने क्या बनाया? बेरियम सल्फेट और क्या बनाया इसने? बेरियम सल्फेट और ये बनाता है सोडियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड।
अब देखो, अब पहली बात आ रही है कि हम इसको द्विविस्थापन क्यों कहते हैं। ठीक है बच्चों, हम इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया, हमने अभी विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी। हमने कहा था कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं कि हम इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया क्यों कह रहे हैं। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर देखो, जो ये यहां पर देखो, पहले देखो, हमने देखो, अगर हम कहें कि इस बीए ने, ठीक है ना, इसने देखो, इस बेरियम ने, यहां देखो, सल्फेट को किसके किसके यौगिक से, सल्फेट को सोडियम सल्फेट के यौगिक से क्या करके प्रतिस्थापित करके क्या बना दिया, बेरियम सल्फेट बना दिया। देखो एक प्रतिस्थापन तो ये हुआ। दूसरा प्रतिस्थापन देखो, हम क्या कह रहे हैं, इस सोडियम ने इस बेरियम क्लोराइड के यौगिक से किसको प्रतिस्थापित कर दिया, क्लोरीन को प्रतिस्थापित कर। तो दो प्रकार का विस्थापन हो रहा है। एक बार जो हम बेरियम की बात कर रहे हैं, ये बेरियम सोडियम सल्फेट के विलयन से सल्फेट को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है। और दूसरे केस में क्या हो रहा है कि जो ये सोडियम है, ये बेरियम क्लोराइड के यौगिक से क्लोरीन को क्या कर रहा है, प्रतिस्थापित कर रहा है। तो इस प्रकार की यहां पर देखो दो प्रकार से प्रतिस्थापन हो रहा है। तो इसलिए इस अभिक्रिया को हम कैसे अभिक्रिया कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक हो गया, दो विस्थापन हो रहे हैं, और एक तो ये बीए विस्थापन करवा रहा है और एक ये सोडियम, दोनों क्या करवा रहे हैं, अपने अपने यौगिकों से एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर रहे हैं। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को तो हम कैसे अभिक्रिया कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब बात आ रही है कि आयनों के आदान प्रदान से कैसे होता है। तो देखो यहां पर समझ लो बच्चों, जो ये हमारे पास बेरियम होता है, देखो बेरियम 2+ होता है, ठीक है, और अब देखो प्लस ये SO4 2- होता है। ठीक हो गया, इसकी देखो, अब इसके 2+ का मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, और 2- का मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉनों का क्या कर देंगे, अपने साथ आदान प्रदान कर देंगे, और जो आवेश होगा देखो +2 और -2, तो विद्युत रूप से भी क्या हो जाएंगे, आवेश क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, और ये क्या बना देगा, BaSO4। अब ये कह रहा है कि बेरियम सल्फेट का अविलेय अवक्षेप का निर्माण करता है। देखो अब बात आ रही है अविलेय अवक्षेप का निर्माण करता है। अब देखो एक शब्द आ रहा है अविलेय अवक्षेप। अब थोड़ा हम इस पे भी चर्चा कर लेते हैं कि हम अविलेय अवक्षेप किसे कहते हैं। अब यहीं पे थोड़ा बात कर लेते हैं कि अविलेय अवक्षेप किसे कहते हैं, अविलेय अवक्षेप किसे कहते हैं। ठीक हो गया, अविलेय देखो बच्चों, वो अवक्षेप जो जल के अंदर बने किंतु जल में घुलनशील नहीं होता है। अब देखो माना ये यहां पर देखो इस ढंग से सिचुएशन बन सकती है। यहां देखो, अगर माना ये क्या है, हमारे पास माना ये हमारे पास पानी के कण है, क्या है ये हमारे पास पानी के कण है सब, ठीक है, ये सब हमारे पास क्या है, पानी के कण है। अब देखो, अब हम कर रहे हैं, अब जब हम बात कर रहे हैं कि अविलेय अवक्षेप, तो क्या होता है कि जो बेरियम सल्फेट बनेगा, तो बेरियम सल्फेट का कुछ इस ढंग से जो अवक्षेप हम कह रहे हैं अविलेय अवक्षेप ऐसा नीचे जमा हो जाएगा। तो किसको कहेंगे, यहां पर देखो ये पानी के अंदर तो बना, देखो अवक्षेप जो बना वो कहां बना, पानी के अंदर बना हुआ अवक्षेप। किसके अंदर बना, वो पानी के अंदर बना, किंतु पानी में देखो घुलनशील नहीं है। घुला है पानी में, नहीं घुला, लेकिन क्या है, पानी में घुलनशील नहीं होता है। तो इस घुलनशील नहीं होता है, पानी में घुलनशील नहीं होता है। तो इस प्रकार के अवक्षेप को कैसा अवक्षेप कहते हैं हम, अविलेय अवक्षेप। जो जल में तो बनता है, जल में जिसका निर्माण तो होता है, किंतु वो जल के साथ घुलनशील नहीं होता है या जल में विलय नहीं होता, अलग से ऐसा बन जाएगा, नीचे दिख जाएगा इस ढंग से। तो इस ढंग के अवक्षेप को जो अलग से नीचे हमारे पास जमा हो गया है, तो इस ढंग के अवक्षेप को हम कैसा अवक्षेप कहते हैं, अविलेय अवक्षेप। और इस अभिक्रिया में जो हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कह रहे हैं, तो जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया इसको क्यों कह रहे हैं, एक बार फिर से क्लियर समझ लो। हमने कहा यहां पर क्या हो रहा है, दो प्रकार से। जब हमने पहले की बात करी थी, पहली रिएक्शन की बात की थी, तो हमने तो सीधे पहली रिएक्शन में बात करी थी कि Fe और CuSO4 की अभिक्रिया करवाई थी, और हमने कहा था कि Fe इस Cu को क्या कर दे रहा है, उसके विलयन से प्रतिस्थापित कर दे रहा है। ठीक,
लेकिन यहां पर दो प्रकार से प्रतिस्थापित हो रहा है। एक विस्थापन तो हमने कहा कि जो बेरियम है, ये बेरियम सोडियम सल्फेट के यौगिक से सल्फेट को क्या कर दे रहा है, अलग कर दे रहा है। और दूसरे केस में हमने क्या कहा कि जो सोडियम है ये बेरियम क्लोराइड के विलयन से क्लोरीन को क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। तो दो प्रकार का विस्थापन हो रहा है, इसलिए इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम कैसे अभिक्रिया कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो बच्चों, अब हमारे पास जो है, हमने मुख्य रूप से अभी तक 4 प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ ली है। कौन कौन सी हो गई है हमारे पास, संयोजन अभिक्रिया हो गई है। हमने कहा जब क्या होता है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक पदार्थ मिल करके क्या बनाते हैं, एकल पदार्थ मिलाते हैं, एकल पदार्थ बनाते हैं, ठीक है। दूसरे प्रकार की हमने कहा था वियोजन अभिक्रिया, जब क्या होता है, एक अभिकारक पदार्थ टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हमने क्या कहा था, वियोजन अभिक्रिया कहा था। और ये भी कहा था कि जो वियोजन अभिक्रिया है ये कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है वियोजन। और ये हमने कहा था 3 प्रकार की होती है, ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और वैद्युत वियोजन। और नेक्स्ट बात हुई थी विस्थापन अभिक्रिया। एक बार फिर क्लियर हो जाओ, विस्थापन अभिक्रिया हमने कहा था अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। और ये क्लियर था क्योंकि जो आयरन है ये अधिक क्रियाशील है, किससे, कॉपर से। तो ये क्या कर देगा, कॉपर को कॉपर के विलयन से प्रतिस्थापित कर देता है। और नेक्स्ट हमने पढ़ा था द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें क्या द्विविस्थापन अभिक्रिया क्लियर हो गया कि जहां पर क्या होता है, 2 प्रकार से विस्थापन होता है। या हम देखो, हमने कहा था 2 प्रकार से विस्थापन, या आयनों के आदान प्रदान से। तो यहां पर देखिए, ये हमने आयनों के आदान प्रदान से क्या किया था, आयनों का आदान प्रदान हुआ था और क्या बना, बेरियम सल्फेट बना, ठीक है बच्चों। तो ये अभी अवक्षेप की हमारे से बात हो गई थी। अब कभी कभी इस पे एक प्रश्न आता है बच्चों, मानो मैं यहीं पर एक प्रश्न, इस पे एक प्रश्न आता है कि क्या ये अभिक्रिया संभव है Fe प्लस CuSO4। तो ये तो अभिक्रिया होती है FeSO4 और Cu प्लस Cu, लेकिन इसी पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या ये Cu प्लस FeSO4 ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया संभव है। तो हम इसका क्या रीजन देंगे, संभव नहीं है। और नहीं है तो क्यों नहीं है, क्योंकि हमने क्या कहा था कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। और यहां पर क्या है, देखो ये क्या है, कम क्रियाशील तत्व है और ये क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व है। तो ये कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है, इसलिए ये विस्थापन अभिक्रिया संभव नहीं है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने विस्थापन और द्विविस्थापन दोनों प्रकार की अभिक्रिया आपसे क्लियर कर दी हैं। और अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे आपसे उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाओं से। थैंक यू।